जी चैप्टर 14 हमने स्टार्ट किया था, नाम हमने रखा था, चैप्टर 14 का नाम हमने रखा था फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। एक बिजनेस को कुछ फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ते हैं, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज कैसे करना है। फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ते हैं ड्यू टू इंटरेस्ट रेट रिस्क, ड्यू टू कमोडिटी रिस्क, या मेनली हम जो पढ़ रहे थे वो क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, बोले तो फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, फॉरेक्स का रिस्क बिजनेस को फेस करना पड़ता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर आप इन्वॉल्व हो तो फॉरेन करेंसी में एडवर्स मूवमेंट आने की वजह से जो बिज़नेस को नुकसान होगा वो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। हम सीख रहे थे अभी तक कि एक लोकल करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कैसे करना है। आज से ऑनवर्ड हम सीखेंगे कि एक फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज कैसे करना है, लोकल करेंसी को फॉरेन करेंसी में कैसे हमने कन्वर्ट करना है। इसलिए हमने अपना एक गोल्डन रूल लिखा था। गोल्डन रूल क्या था हमारा, पे मोर रिसीव लेस। मीन अगर हमने फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है तो पेमेंट करते वक्त जो है वो पे मोर हमने पेमेंट करनी है। अगर दो रेट दिए हुए हैं तो एक रेट दिया है फिर तो ज़िंदगी आसान है, उसी रेट से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, तो आपके पास आपकी लोकल करेंसी निकल आएगी जो फॉरेन में आपने कन्वर्ट करनी है। लेकिन अगर दो रेट हैं तो दोनों पे कैलकुलेशन करके हम किस तरफ जाया करेंगे, पे मोर रिसीव लेस, पे मोर रिसीव लेस। पे मोर में अगर मल्टीप्लाई का केस है, कब मल्टीप्लाई का केस होता है आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो फिर हमने क्या करना है, हाई रेट से जो है वो मल्टीप्लाई करना है। और अगर डिवाइड का केस है, कब डिवाइड का केस होता है ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो उस सूरत में लो रेट से आपने डिवाइड करना है, फिर जाके पे मोर निकलेगा। और रिसीव लेस, फॉरेन करेंसी आपको मिली, आपने एक्सपोर्ट की, सेल की, तो उसे बेच के आपने क्या करना है, अपनी करेंसी लेनी है। तो लेते वक्त दो रेट है, तो दोनों पे कैलकुलेशन करके जो कम अमाउंट है वो आपको मिलेगी एक्सचेंज वाले से। तो उसमें अगर मल्टीप्लाई का केस है तो फिर आपने लो रेट से मल्टीप्लाई करना है, और अगर डिवाइड का केस है तो फिर आपने हाई रेट से डिवाइड करना है। एक क्वेश्चन 1 एक क्वेश्चन 2 हम कर चुके थे, एक क्वेश्चन 3 अभी करते हैं, और उसके बाद फिर हम इस कॉन्सेप्ट में जाएंगे कि मल्टीप्लाई का केस कहाँ पे आता है और डिवाइड का केस कहाँ पे आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएं प्लीज़ भाग के। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जी, कैलकुलेट रिसीट पेमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। मीन आपने रिसीट पेमेंट निकालनी है, अगर कहीं से रिसीट है तो आपको कितने पैसे मिलेंगे फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट, कोई पेमेंट है तो आपने कितनी पेमेंट करनी है फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट। पार्ट ए, आप पाकिस्तानी कंपनी क्यू मोबाइल intend to receive 300,000 lira from Turkey against export of mobile। आप पाकिस्तान में, क्यू मोबाइल आपका नाम है, आपने कोई टर्की में एक्सपोर्ट की है और वहाँ से आपको रिसीव हुआ है 300,000 लीरा अगेंस्ट रुपीज़, क्या कहला, तो आपने रुपीज़ शायद निकालने, इसके रुपीज़ निकालने होंगे। सो व्हाट विल बी द प्रोसीड ऑफ एक्सचेंज रेट इन रुपीज़ against each lira is 0.9 to 0.87 against each lira। मतलब क्या हुआ, लीरा एक है या पाक रुपये एक है, लीरा एक है, लीरा एक है, पाक रुपये कितना होगा 0.9 या 0.87, क्या कह रहा है, अगेंस्ट ईच लीरा। लीरा क्या है, इसमें एक है इस केस में, और पाक रुपये कितना है, एक लीरा के अगेंस्ट 0.9 या पाक रुपये कितना है 0.87। हम क्या करेंगे, दोनों से कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन 3 पार्ट ए, पेज को हमने डिवाइड किया, इधर हमने लिखा जी लीरा और इधर हमने लिखा जी रुपीज़, इधर हमने लिखा लीरा और इधर हमने लिखा रुपीज़। एक लीरा इक्वल है कितने रुपीज़ के, 0.9, और एक लीरा कितने रुपीज़ के इक्वल है 0.87। ठीक हो गया।
और कितने लीरा आपको मिले हैं सर? 300,000। तो आपने एक्स फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गए तो क्या आ गया? 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 300,000 इंटू 0.9, सो एक्स इज इक्वल टू 270,000। उधर से भी एक्स निकाला जा सकता है। 300,000 लीरा इज इक्वल टू एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू 300,000 इंटू 0.87, क्या कहला? सो एक्स इज इक्वल टू 261,000। रिसीव है, रिसीव लेस हाउ मच? रुपीज कितना? 261,000। ये आपका आंसर है, यही आंसर। किसी का ये आंसर खुद से ना आया हो, जाके किसी का कुछ भी ना आया हो, ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने कुछ किया ही नहीं होगा। तो अभी बड़ा औखा काम है ना, मतलब पहले दिन हम पढ़ना शुरू कर दें, ये क्या बात हुई? कभी ज़िंदगी में ये किया ही नहीं था, लेकिन आप करना शुरू कर दो। ये सेमेस्टर ईजी नहीं है, ये औखा हो जाएगा अगर आपने अभी से ही स्टार्ट ना किया तो। जी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिएगा, पार्ट बी। सऊदी कंपनी अल माजा लिमिटेड इंटेंड्स टू पे रुपीज 500,000 टू सफायर लिमिटेड अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ क्लॉथ। इसमें आप सऊदीया में बैठे हो और आपने पाकिस्तान से कुछ इंपोर्ट की है सफायर से, और उसको आपने पाकिस्तानी रुपी पे करने हैं 500,000। तो आपने अपनी करेंसी देखना होगी कितनी बनेगी। हाँ, इस केस में आप पाकिस्तान में नहीं बैठे, इस केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आपको सऊदीया में जॉब मिल गई अल माजा लिमिटेड में, आप वहाँ पे बैठे हो और इंपोर्ट कर रहे हो कहाँ से? पाकिस्तान से। मीना पर भी हो, पाकिस्तान से इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक हो गया। सो व्हाट विल बी द पेमेंट इफ एक्सचेंज रेट इन सऊदी रियाल, SAR स्टैंड्स फॉर सऊदी अरेबिया रियाल, क्या कहला है? अगेंस्ट ईच रुपी इज 1.45। ईच रुपी, एक रुपी, रियाल कितना है? 1.45 या 1.42। सो हमारा आ गया जी केस बी। एक तरफ हमारे पास जो है वो सऊदी अरेबिया रियाल है और दूसरी तरफ हमारे पास रुपीज़ है। सऊदी अरेबिया रियाल है और दूसरी तरफ हमारे पास रुपीज़ है। ये एक है तो ये कितना है? 1.45। ये एक है तो ये कितना है? 1.42। कितने रुपीज़ की आपने पेमेंट करनी है? 500,000 की। रुपीज़ वाली साइड पे ना, क्या कह रहा है? तो फाइंड क्या करना है आपने? एक्स। सो एक्स इज इक्वल टू 500,000 मल्टीप्लाई बाय 1.45, 720। हाँ, पाकिस्तान नहीं बैठे आप, यहाँ पे आप सऊदीया में बैठे। क्या कह रहे थे? सऊदी रियाल आपने निकालने। एक्स कितना? 500,000। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये कह रही है कि x इज इक्वल टू 500,000 इंटू 1.42, 710,000। पेमेंट है या रिसीट है? पेमेंट है। तो पेमेंट क्या कहती है जी? पे मोर। कितना? रुपी सऊदी अरेबिया रियाल, सऊदी अरेबिया रियाल कितना? 725,000। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ये बात समझ आती है? पार्ट सी। USA कंपनी परचेज्ड डेट्स फॉर सऊदी अरेबिया रियाल 30,000 फॉर सऊदी अरेबिया या फ्रॉम सऊदी अरेबिया। दिस मीन आप USA में बैठे हो, आपकी होम करेंसी डॉलर है, आपने कोई इंपोर्ट की है, परचेज़ की हैं सऊदी अरेबिया से, कितने की? 30,000 रियाल की। व्हाट विल बी द पेमेंट इफ एक्सचेंज रेट इन सऊदी अरेबिया रियाल अगेंस्ट ईच डॉलर इज 2.9, 2.85। तो एक क्या है इसमें?
डॉलर है। और सऊदी अरेबिया रियाल कितना है 2.9 या 2.85। ये बात क्लियर होती है। तो आगे हम पार्ट सी में, सो सऊदी अरेबिया रियाल और डॉलर, सऊदी अरेबिया रियाल एंड डॉलर। एक डॉलर कितने रियाल की इक्वल है? 2.9। एक डॉलर कितने रियाल की इक्वल है? अब 30,000 रियाल है, क्या कह रहे हैं? तो रियाल वाली साइड पे क्या लिखना है? 30,000 और डॉलर हमने फाइंड करने हैं। क्या कह रहा है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कह रही है? डिवीजन का केस है। क्या कह रहा है? मीन क्या आया? 2.9x इज इक्वल टू 30,000 इंटू 1। क्या कह रहा है? तो x इज इक्वल टू 30,000 डिवाइडेड बाई 2.9। व्हाट इज x? 10 ठीक हो गया? ओके, यहाँ से क्या है जी? 30,000 आपके पास रियाल है और ये x है, तो x इज इक्वल टू 30,000 डिवाइडेड बाई 2.85। सो व्हाट इज x? 10.26। रिसीट है, पेमेंट है? रिसीट है, पेमेंट है। पे मोर क्या? डॉलर कितने? 10526। ये हमारा आंसर। डॉलर निकालने थे ना, क्यों? रियाल दिए गए थे। यहाँ तक बात समझ आती है? पार्ट डी ऑफ द क्वेश्चन। USA company sold cakes to Germany for 500,000 euro. USA company sold cakes to Germany for 500,000 euro. आप US USA company sold cakes to Germany for 500,000 euro. USA ने एक्सपोर्ट की कितने की? 500,000 यूरो की रिसीव करनी। What will be the receipt if exchange rate of dollar against euro is 0.48458 and 0.0462? अब मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि इसमें डॉलर एक है या यूरोप एक है? यूरो एक है। कैसे पता चला? डॉलर अगेंस्ट यूरो ईट यूरो। क्या कहला है? एक यूरो। क्या कहला है? तो डॉलर कितना है? 0.0458। यूरो कितना है? एक है। हम आगे केस में पार्ट डी है हमारा, और ये हमने लाइन लगाई। एक तरफ हमारे पास डॉलर है और एक तरफ हमारे पास यूरो है। एक तरफ डॉलर है और एक तरफ यूरो है। ये एक है, ये एक है, और ये डॉलर कितना है? 0.0458। और दूसरी तरफ 0.0462। ठीक हो गया? कितने आपको सर मिल रहे हैं? यूरो मिल रहे हैं या डॉलर मिल रहे हैं? यूरो मिल रहे हैं सर। कितने मिल रहे हैं? 500,000। तो आपने x निकालना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कह रही है? मल्टीप्लाई का केस है। x इज इक्वल टू 500,000 इंटू 0.0458। हाउ मच? 229,000। 100 डबल टू 900। ओके, और इधर भी क्या आ गया जी हमारे पास? ये 500,000 है और ये क्या है? x है। x इज इक्वल टू 500,000 इंटू 0.0462। x इज इक्वल टू 23100। पे है, रिसीव है? कैसे पता चला रिसीव है? एक्सपोर्ट की है तो रिसीव लेस 22900। यहाँ तक बात समझ आती? इस मीन हमने क्या सीखा इन तीनों क्वेश्चन से कि जब भी दो रेट हों हम दोनों कैलकुलेशन कर लिया करेंगे और गोल्डन रूल अप्लाई क्या करेंगे? पेमेंट है इंपोर्ट परचेज के अगेंस्ट तो पे मोर, रिसीट है एक्सपोर्ट सेल के अगेंस्ट तो रिसीव लेस। ठीक हो गया?
कुछ में डिवीजन का केस आ रहा है, कुछ में मल्टीप्लाई का केस आ रहा है। इसलिए हम ये गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे, पे मोर सेल लेस। अदरवाइज तो सिंपल बाय रेट था, एक सेल रेट था, हमने फॉरेन करेंसी सेल करनी है तो उसका बाय रेट ले लेंगे, हमने फॉरेन करेंसी बाय करनी है तो एक्सचेंज का सेल रेट ले लेंगे। ज़िंदगी बड़ी आसान थी। लेकिन वो सिर्फ डिवीजन मल्टीप्लाई में, डिवीजन में आके बात उल्ट जाती है। अब जब आपको कोट मिलती है कि आपकी करेंसी फॉरेन करेंसी के कितने इक्वल है, एक कोट्स आपको दो तरह की मिलती है। एक होती है डायरेक्ट कोट, और एक होती है इनडायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट क्या है कि 182 रुपीज अगेंस्ट ईच डॉलर है। आप पाकिस्तान में 182 रुपीज अगेंस्ट ईच डॉलर, रुपीज 182 अगेंस्ट $1। इसमें क्या है कि जो बेस करेंसी है वो क्या है, फॉरेन करेंसी। बेस में डिवीजन के नीचे जो डिनोमिनेटर आ रहा है वो क्या है, बेस, जिसे 1 कंसीडर किया जा रहा है वो क्या है, फॉरेन करेंसी। बेस क्या है, फॉरेन करेंसी। इसमें क्या है, बेस फॉरेन करेंसी। मीन फॉरेन करेंसी 1 है और जो 1 है उसको हमने डिनोमिनेटर में रखना है। तो इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में मल्टीप्लाई का केस हुआ करेगा। इस सूरत में मल्टीप्लाई का केस हुआ करेगा डिवीजन का। डायरेक्ट कोट मीन आपकी होम करेंसी कितनी फॉरेन करेंसी 1 की इक्वल है, मीन बेस क्या बन गई, फॉरेन करेंसी। ठीक हो गया। एक होती है इनडायरेक्ट कोट। इनडायरेक्ट कोट में क्या होगा, बेस करेंसी आपकी लोकल करेंसी होगी। बेस करेंसी क्या होगी, आपकी लोकल करेंसी होगी। सपोज क्या है जी, डॉलर 0.75 जो है वो अगेंस्ट 1 रुपीज़ है। बेस क्या बन गई, लोकल करेंसी। सो बेस क्या है इसमें, लोकल करेंसी। तो इस सूरत में क्या हुआ करेगा, डिवीजन का केस होगा। इस सूरत में क्या हुआ करेगा, डिवीजन का केस हुआ करेगा। अब इसका पार्ट ए देखिएगा जरा, पार्ट ए क्या था, पाकिस्तानी कंपनी क्यू मोबाइल इंटेंड टू रिसीव 30,000 लीरा। कहाँ से, टर्की से। और क्या हुआ इसमें, एक्सचेंज रेट इन रुपीज अगेंस्ट ईच लीरा इज 0.9.87। तो बेस करेंसी क्या थी, फॉरेन। क्या कहते हैं, बेस करेंसी क्या थी, फॉरेन 1। तो क्या केस बना था, मल्टीप्लाई। पार्ट बी में भी ऐसे हुआ। सऊदी अरेबिया क्या कह रहा है, पाकिस्तान से बाय कर रहा है। सऊदी अरेबिया रियाल अगेंस्ट ईच रुपीज, बेस करेंसी क्या थी, फॉरेन। आप सऊदीया में बैठे हो तो फॉरेन करेंसी रुपीज क्या थी, बेस ईच 1। तो क्या मल्टीप्लाई का केस बना था। हाँ? अब पार्ट सी देखिएगा, यूएसए कंपनी परचेज डेट्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया, होम डॉलर फॉरेन रियाल। ठीक हो गया, होम डॉलर फॉरेन रियाल। व्हाट विल बी द पेमेंट इफ एक्सचेंज रेट इन सऊदी अरेबिया रियाल अगेंस्ट ईच डॉलर इज, बेस करेंसी क्या है, लोकल करेंसी। तो लोकल करेंसी जब बेस होगी तो फिर केस क्या आएगा, डिवीजन का। तो इसमें डिवीजन का केस आया था। क्या कहला, पे मोर में अगर तो डायरेक्ट कोट है, मल्टीप्लाई का केस है, तो फिर दो कैलकुलेशन की जाए, एक कैलकुलेशन मल्टीप्लाई की आप कर सकते हो। पे मोर में रिसीव लेस में छोटे रेट से, पेमेंट में बड़े रेट से, अगर डायरेक्ट कोट है तो। हाँ, अगर इनडायरेक्ट कोट है तो फिर डिवीजन करना पड़ेगी। तो पे मोर के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा छोटे रेट से, डिवाइड करना पड़ेगा आपको छोटे रेट से, और अगर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो बड़े रेट से। लेकिन ये पंगा है, भूल जाता है पेपर के अंदर, कोट डायरेक्ट है, कोट इनडायरेक्ट है।
बड़े से डिवाइड करना है, छोटे से डिवाइड करना है, वो चार्ट में क्या लिखा हुआ था। तो इसलिए इस पंगे से बचने के लिए हमने क्या किया, दो कैलकुलेशन, दोनों से वैल्यू निकालो और उसके बाद पेमेंट है तो पे मोर वाली अमाउंट ले लो, और अगर रिसीट है तो रिसीव लेस वाली अमाउंट ले लो। अदरवाइज़ इतना समझा के भी मैं चल सकता था, अभी ये सामने रख रख के हम कर रहे होते, पेपर में ये सामने नहीं होगा। वहाँ पे एक चैप्टर नहीं 17 चैप्टर होंगे दिमाग के अंदर, तो गलती के चांस है। इसलिए गलती के चांस को मिनिमाइज़ करने के लिए हमने क्या कहा कि हम दो कैलकुलेशन क्या करेंगे, पेमेंट की सूरत में पे मोर ले लिया करेंगे, रिसीट की सूरत में रिसीव लेस ले लिया करेंगे। ठीक होगी बात, समझ आती है? चलें आगे, चलें जी। अब हम थोड़ी सी बातें और करते हैं। हम एक्सचेंज पे जाते हैं फॉरेन करेंसी बाय सेल करने के लिए, तो हमें वहाँ से एक तो स्पॉट रेट मिलता है, करंट रेट फॉर इमीडिएट ट्रांजैक्शन, एक फॉरवर्ड रेट भी मिलता है, करंट रेट फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन। ठीक हो गया। एक टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फॉरवर्ड एग्रीमेंट। सपोज मेरा एक मोबाइल का बिजनेस है, एक मोबाइल की दुकान है मेरी ऑफिस सेंटर के अंदर। ठीक हो गया। और मैं क्या करता हूँ, बाहर से आईफोन इंपोर्ट करके यहाँ पे कस्टमर्स को बेचता हूँ। बाहर से सपोज मुझे $1000 का एक आईफोन मिला है, तो सपोज वो मुझे पड़ा 1,80,000 का, मैं यहाँ पे 2 लाख का बेच देता हूँ और कस्टमर लेने के लिए तैयार है। मार्केट के अंदर कई कस्टमर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सबसे पहले ये नया मॉडल मेरे हाथ में आना चाहिए। शौक़ी कस्टमर होते हैं, ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में मोबाइल ज़रूरत नहीं है, शो है। ऐसे ही ज़रूरत नहीं है, क्या है, शो ऑफ है, स्टेटस सिंबल बन गया एक तरह का। तो मेरा मोबाइल का बिज़नेस है, मैं बाहर से आईफोन इंपोर्ट करके यहाँ पे कस्टमर को बेचता हूँ। और मुझे नज़र आ गया है कि ठीक 3 माह बाद एप्पल आईफोन 14 जो है वो लॉन्च करने वाला है, और मेरे पास 10 कस्टमर सुच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे मोबाइल, अभी शायद मैं दुकान पे भी नहीं लेके गया हूँगा, रात को घर से भी मुझसे लेने आ जाएंगे कि सुबह दुकान पे तो ले गया तो कोई और ना ले जाए, क्यों सुबह दुकान पे तो फलां भी तो उसी लेने आ जाएगा, तो मेरे पास रात को आ जाए। तो 10 कस्टमर है मेरे पास ऐसे जिन्होंने मुझसे मोबाइल ख़रीदना है, और मैंने मोबाइल कहाँ से मंगवाना है, यूएसए से। एक नया आईफोन, अब नॉर्मल सी रूटीन है, $1000 का लॉन्च होता है। इसी मुझे 3 मंथ बाद 10 मोबाइल के अगेंस्ट $10,000 की पेमेंट करनी है। 3 मंथ बाद $10,000 की पेमेंट करनी है, क्यों, मुझे 10 मोबाइल खरीदने हैं। कस्टमर है मेरे पास, क्या करें, खरीदने की फ़ौरन बात दिख जाएगी। सो आज डॉलर का रेट है 182, 3 माह बाद 200 क्रॉस ना कर जाए। अगर तो मेरे पास $10,000 के पैसे हैं तो मैं आज डॉलर लेके ख़रीद के रख लूँ, ताकि 3 माह बाद मैं क्या करूँ, परचेज़ कर लूँगा। डॉलर का रेट उस वक्त ज़्यादा होगा, लेकिन मैंने तो डॉलर सस्ता ख़रीदा होगा, क्यों भी मेरा कुछ फ़ायदा हो जाएगा। क्या ख्याल है, मोबाइल के ऊपर जो प्रॉफिट मैंने कमाना है वो तो होगा ही होगा। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, क्यों $10,000 बिज़नेस से निकालना, नहीं 3 माह में $10,000 से मैं पता नहीं और कितना कमा लूँगा। तो मैं गया बैंक के पास, उसको कहा कि भाई 3 माह बाद मैंने तुझसे $10,000 जो है वो बाई करने, क्यों मुझे 3 माह बाद $10,000 की फ़ौरन पेमेंट करनी है। रेट आज चल रहा है कितना, 182, तो तू मेरे साथ एक रेट फिक्स कर जिस पे 3 माह बाद मैं तुझसे डॉलर खरीदूंगा। बैंक हमें क्या करेगा, स्पॉट रेट नहीं, क्या देगा, फॉरवर्ड रेट देगा। फॉरवर्ड रेट मीन 3 माह बाद का जो डॉलर का रेट है
उसने कहा जी कि 192 मैं चार्ज करूँगा। क्यों? बैंक कहता है मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 10 रुपए का 3 माह में जो डॉलर ऊपर चला जाएगा, तो 192 मैं तो उसे चार्ज करूँगा। आज हम क्या करेंगे, बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लेंगे जिसकी टर्म्स जो है वो फिक्स हो गई। टर्म्स क्या है? क्वांटिटी, और क्वांटिटी इसके अंदर क्या है? $10,000। क्या कहना? रेट फिक्स हो गया। क्या रेट हमने एग्री किया? 192 पर डॉलर। टेन्योर फिक्स हो गया। कितना टेन्योर? 3 मंथ्स। ये जो बैंक के साथ आज हमने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसकी टर्म्स फिक्स कर ली, क्वांटिटी भी मीन कितनी करेंसी हम बाय करेंगे, कितनी टाइम पीरियड में और किस रेट पे, इसे क्या नाम दिया गया है? फॉरवर्ड एग्रीमेंट का। फॉरवर्ड एग्रीमेंट 3 माह बाद जो मर्जी रेट हो, हम बैंक से डॉलर इसी रेट पे बाय करेंगे। सर अगर 3 माह बाद उसका रेट कम हो गया, हम इसी पे बाय करेंगे। अब क्या होगा? 3 माह जब गुजर गए, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया 192 पर डॉलर का, उस वक्त मार्केट में रेट चल रहा है 210। तो आप क्या करोगे? सुबह सुबह ही बैंक खुलने से पहले ही जाके बैंक के बाहर खड़े हो जाओगे, आज डॉलर इतने पे लेके जाना। हाँ, फायदा हो गया। बैंक वाला भी नहीं आया होगा, आप उसे कॉल करोगे, भाई आजा, मैं आ गया हूँ यार, 3 माह हो गए यार, डॉलर दे मुझे। बैंक इसी रेट पे आपको डॉलर देगा, बेशक उस वक्त 210 चल रहा है। क्यों? टर्म फिक्स हो गई, बाइंडिंग हो गई, दोनों पार्टीज इसके अकॉर्डिंगली बाइंड है, बैंक भी बाउंड है इसके अकॉर्डिंगली, आप भी बाउंड हो कि 3 माह बाद इस रेट पे इतने डॉलर आपको मिलेंगे। ठीक हो गया? आप बैंक को कहोगे यार 10 नहीं 1000 और दे दे, तो पागल है। 1000 और तुझे कितने में मिलेगा? 210 पे। क्या कर? और अगर 3 माह बाद डॉलर 180 का हो गया, तो क्या आप बैंक जाओगे? आप घर बैठे रहोगे। बैंक वाला कॉल कर रहा होगा, आप नहीं सुनोगे। लेकिन सर टेन्योर तो बैंक वाला कॉल करेगा, आप नहीं सुनोगे, वो नंबर बदल के कॉल करेगा। गलती से अगर आपने उठा लिया, कहेगा जानी तेरा कॉन्ट्रैक्ट था मेरे साथ 3 माह का, आजा, तब तो तू बड़ा सुबह सुबह आ गया था, अब भी आजा। आप कहोगे नहीं मैं आराम काम नहीं करता, ये चीज़ ठीक नहीं है, देखो हमें आराम काम में नहीं पढ़ना चाहिए, मैं शरीफ हो गया हूँ तब मैं ऐसा था। लेकिन बैंक कहेगा नहीं, दोनों बाइंडिंग है, तो रेट जो भी होगा आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली उतने डॉलर खरीदना पड़ेंगे। ये क्या है? फॉरवर्ड एग्रीमेंट, जिसके अकॉर्डिंगली हम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज कर रहे हैं। रेट ज़्यादा हो फिर भी आप इसी पे लोगे, कम हो तो नुकसान भी है तो भी आप इसी पे लोगे। क्या कहना? 3 माह बाद एप्पल ने जो मोबाइल लॉन्च किया, उन्होंने देखा जी हमारा आईफोन 13 पिट गया था, लोगों ने ख़रीदा नहीं, तब मार्केट शेयर दोबारा से कवर करने के लिए उन्होंने $700 का मोबाइल लॉन्च कर दिया। तो आपको क्या $10,000 चाहिए, 7,000 चाहिए? 7,000। आप बैंक को कहोगे यार मेरी रिक्वायरमेंट 7,000 की है, तो $7,000 दे दे। बैंक कहेगा नहीं, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है 10,000 का, तो भी मुझे 10,000 लेगा। हाँ, 3,000 जो सरप्लस डॉलर हैं, क्या है? सरप्लस डॉलर हैं, ये फिर हम क्या करेंगे, उस वक्त जो मार्केट स्पॉट रेट होगा उस पर मार्केट में खुद बेचेंगे। बैंक से इसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा मेरे पैसे। क्या ख्याल है? नहीं, मोबाइल उसने जो है वो 1200 का लॉन्च कर दिया, तो फिर हमें कितने चाहिए? $12,000। हम बैंक को कहेंगे इसी रेट पे 2,000 और दे दे, कहेगा नहीं, 10,000 इसके अकॉर्डिंगली, बाकी 2,000 उस वक्त का जो स्पॉट रेट होगा उस पे हमें बाय करना पड़ेगा। मीन ये क्या है? एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसकी टर्म्स फिक्स है, क्वांटिटी भी फिक्स है, रेट भी फिक्स है, टाइम पीरियड भी फिक्स है, और दोनों पार्टी उसके अकॉर्डिंगली बाउंड है, कोई भी पार्टी उससे मुकर नहीं सकती,
चाहे आपकी रिक्वायरमेंट 3 माह बाद है चाहे नहीं है, इससे ज़्यादा है इससे कम है, बैंक के साथ आपकी यही डील होगी। क्यों? बैंक भी तो 3 माह का बीच में कुछ ना कुछ रिस्क ले रहा है ना। उसका रेट 210 है, नुकसान हो गया ना बैंक का। हाँ, रेट अगर कम हो गया तो आपका भी नुकसान है, बैंक का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, एक वे है, एक टेक्निक है किस चीज़ की? फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने की। किस चीज़ को मैनेज करने की? फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने की एक टेक्निक है क्या? फॉरवर्ड एग्रीमेंट, जिसमें हमने फिक्स कर ली क्वांटिटी, रेट, टाइम पीरियड और उसके अकॉर्डिंग हम बैंक से बाय करेंगे। हाँ, हमारी रिक्वायरमेंट तब जो भी है, बाकी फिर हमें स्पॉट रेट पे खेलना पड़ेगा। ठीक हो गया? आइए एक क्वेश्चन करते हैं। क्या हो जाएगा? लॉ को छोड़ दो। एग्रीमेंट को वो करता है नहीं, आप दोनों ने साइन किए हैं इसके ऊपर, एक पेज के ऊपर लिख दिया भाई इतनी क्वांटिटी इतने डॉलर बाय करने हैं, कब? 3 माह बाद, इस डेट को डेट मेंशन होगी ऊपर, इस रेट पे इस रेट पे। मीन हमने कितने रुपीस इसके अगेंस्ट देने हैं वो इसके ऊपर मल्टीप्लाई करके लिखे जाएंगे, तो हमने उतने रुपीस दे के उतने डॉलर लेने। सब कुछ क्लियर है, कोई इशू नहीं है। क्या इसमें वे क्या है? सब कुछ क्लियर नहीं। प्राइस फ्यूचर में जो मर्जी हो, मार्केट में जो मर्जी हो, हमने इसी पे लेने हैं। इसके ऊपर मेंशन कर दिया गया दिस इनटू दिस, इतने रुपीस हमने देने हैं और इतने डॉलर लेने हैं। हमने उतने ही रुपीस देने हैं और उतने ही डॉलर लेने हैं, उससे कम ना उससे ज़्यादा, दोनों पार्टीज बाउंड है। तो कोई चीज़ वेग नहीं, क्लियर है सब कुछ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। रिस्क मैनेज करते करते अगर हम ज़्यादा ही लॉस करते हैं अपना, तो ये रिस्क अब ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। पाकिस्तान जैसे कंट्री में पिछले 3 सालों में तो डॉलर नीचे नहीं आया एक दिन भी। टैंक को देख के अपना ये सेट। हाँ, उसके अकॉर्डिंग ही फिर देख रहे हैं ना आप। मतलब हमें नज़र आ रहा है डॉलर तो ऊपर 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 ही जा रहा है, और आगे वाले जो हालात नज़र आ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल ये रुकेगा। अभी रमज़ान आना है, यहाँ पे कहत पड़ जाएगा चीज़ों का। कहाँ से आएंगी? बाहर से। फ्रूट्स वेजिटेबल अभी से आपकी बाहर से आ रही हैं, और रमज़ान में तो वैसे ही इनकी डिमांड बढ़ जाती है। क्या कह रहा है? क्या आप एक्सपोर्ट करोगे इंपोर्ट करोगे? इंपोर्ट ही करोगे। क्या लोकल आपको नज़र आ रही है इंडस्ट्री इतनी अच्छी बन गई है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी आने वाले 1 साल में और एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगी? ऐसा भी कुछ नहीं नज़र आ रहा। क्यों? इन्वेस्टर तो जो इन्वेस्टमेंट करके बैठे थे वो भी रुक गए हैं। अभी पता नहीं क्या चलना है, मार्शल लॉ लगना है, नून लीग आनी है, काफरी गानी है, MQM आनी है, क्या चलना है अभी? ऐसे हालात में इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करता, रुक जाता है, वेट करता है हालात पहले साजगार हो लें, इकॉनमी के पॉलिटिकल कंडीशन बेहतर हो लें, फिर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। और आपने 3 माह बाद पेमेंट करनी है। क्या 3 माह बाद आपको नज़र आ रहा है कि डॉलर नीचे आएगा? ऊपर ही जाएगा। हाँ, ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आने वाला। इतना ऊपर जाएगा वो 200 क्या 250 भी पहुंच सकता है। यू नेवर नो। खैर, क्वेश्चन नंबर 4 हमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, Apple Limited has purchased a lot of refurbished laptops at the cost of $850,000 from California. तो Apple Limited कैलिफोर्निया से कुछ रिफर्बिश्ड लैपटॉप खरीदती है, कितने से? 850,000 के। परचेज कर चुकी, हैज परचेज्ड। क्या कहना? इट नीड्स टू बी पेड आफ्टर 90 days, मीन 3 months बाद पेमेंट करनी है। दिस मीन 3 months बाद $850,000 की पेमेंट है। क्या कहना? The company enters into a forward contract, forward agreement to cover foreign exchange risk. 3 months forward rate quoted by the bank are Pak rupee 156 to 158 per US dollar. This means Apple Limited पाकिस्तान में है। Apple Limited पाकिस्तान में है, जिसने कैलिफोर्निया मीन अमेरिका से $850,000 के कुछ रिफर्बिश्ड लैपटॉप खरीदे। ठीक हो गया? ये एप्पल ओरिजिनल एप्पल नहीं है, एप्पल लिमिटेड पाकिस्तान में आपने रजिस्टर्ड करवाई है इसको। ठीक हो गया? और रेट आपको 3 months का फॉरवर्ड रेट जो बैंक ने दिया है वो कितना दिया है? 156 to 158। आपने डॉलर बाय करके 3 माह बाद पेमेंट करनी है। किस रेट पे?
156 पे या 158 पे? 156 पे या 158 पे? यहाँ पे देखा जाओ क्या कोई एक रेट अप्लाई करके कैलकुलेशन हो सकती है? सर डायरेक्ट कोट है, देखें सही, पाक रुपये पर यूएस डॉलर, $1 कितने पाक रुपये के इक्वल है, इतने पाक रुपये के इक्वल है, डायरेक्ट कोट है। तो पेमेंट में पे मोर भी अगर देखा है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करते हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? हाई रेट से मल्टीप्लाई करोगे। नहीं नहीं सर फंस जाएंगे, दोनों कैलकुलेशन कर लेंगे, दोनों कैलकुलेशन करके अमाउंट निकाल देंगे, क्या कहना? अदरवाइज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ से दिमाग में रखते हुए हम एक रेट भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, subsequently due to some technical reason the size of consignment received was just 60% of the contract size, मीन आगे से लैपटॉप आपको कम मिले, मीन 60% आपको पेमेंट करना है, पूरी 850 नहीं। The actual spot exchange rate at the date of payment is as follows, और उस वक्त का जो spot rate होगा वो होगा 157.2 to 159.1 पर डॉलर। कब? 3 मंथ बाद का। Due to the change in payment amount, due to the change in payment amount, P Limited closes out the forward contract partially। तो आपने पार्शली वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्लोज आउट किया, मीन 850 की बजाय अब आपने एक्चुअल कितने दिए होंगे उसका 60%, उसका 60%। कैलकुलेट द नेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कैलकुलेट द नेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ दिस इंपोर्ट इन पाक रुपी टू एप्पल लिमिटेड। एप्पल लिमिटेड को पाक रुपी में इसकी कितनी कॉस्ट पड़ी होगी? क्वेश्चन नंबर 4, हमारा जो फॉरवर्ड एग्रीमेंट है वो कितने का है? $850,000 का। क्या कह रहा? हमारा जो एक्चुअल बाइंग है वो कितनी हुई? 60%, 60%। क्या कहना है? सो एक्चुअल बाय हमने जो किया है वो कितना किया है? 60%, और वो कितना बना? 510,000 का। हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितने का किया हुआ है? दिस मीन इजाफी कितना है? 340,000। इसको हम बोलेंगे ओवरहेज। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, कुछ वेज टेक्निक्स यूज करते हैं जिनको हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया जाता है। ये जो फॉरवर्ड एग्रीमेंट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। हेज का मतलब क्या है? टू कवर द रिस्क। मीन रिस्क को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ टेक्निक्स, कुछ वेज यूज करते हैं। उन टेक्निक्स, वेज को क्या नाम दिया जाता है? हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो फॉरवर्ड एग्रीमेंट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्या है? फॉरवर्ड एग्रीमेंट, या इसी को ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया जाएगा। ये है क्या? हेज इंस्ट्रूमेंट है। दिस मीन हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया $850,000 का, हमारी जो एक्चुअल बाय या एक्चुअल नीड है वो कितनी है? 60%। दिस मीन $340,000 से हमने ओवर हेज किया है। अब बैंक से 3 मंथ बाद हमने इतने ही डॉलर लेने हैं, लेकिन हमारी पेमेंट कितनी होगी? इतनी। तो बाकी इतने डॉलर हम क्या करेंगे? उस वक्त के स्पॉट रेट पे बेच देंगे मार्केट में। बैंक को कहेंगे कि नहीं यार तुम्हें 510 दे दे, कहेगा नहीं, मेरा एग्रीमेंट तेरे साथ 850 का है, मैंने उसके अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ें मैनेज की हैं, तो तुझे अभी 850 ही लेना पड़ेगा। तेरी रिक्वायरमेंट कितनी है ये तू जान, एक्स्ट्रा डॉलर क्या करने हैं तूने, ये तेरा काम है, मेरा काम नहीं है। हम क्या करेंगे? वो एक्स्ट्रा डॉलर 340 उस वक्त का जो स्पॉट रेट होगा उससे पे मार्केट में बेच लेंगे। अब हमने क्या निकालनी है? इस ट्रांजेक्शन की कॉस्ट निकालनी है, इस ट्रांजेक्शन की कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पेमेंट पहले देखेंगे। $850,000 है, किस रेट पे आप पेमेंट करोगे? मल्टीप्लाई का केस है ना, ये तो कंफर्म है मल्टीप्लाई का केस है। क्यों? डायरेक्ट कोट है। क्यों? फॉरेन करेंसी बेस में 1 है, फॉरेन करेंसी बेस में 1 है, तो किस रेट पे? पे मोर, पेमेंट पे मोर, मोर रेट, बड़े रेट पे मल्टीप्लाई करोगे। बड़ा रेट कितना है? 158। ओके,
क्या बनी अमाउंट? 1343000000। क्या ख्याल है? इतनी तो आपने पेमेंट की। एक्चुअल आपको पेमेंट कितने की पड़ेगी? इतने डॉलर की ना। ये जो एक्स्ट्रा 340 है ये आप क्या करोगे? सेल करोगे। क्या ख्याल है? ये क्या होगा? सेल। कितने? $340,000 एट स्पॉट सेल करोगे। उस वक्त का स्पॉट रेट आपको क्या अप्लाई होगा? कम वाला या ज़्यादा वाला? कम वाला। क्यों? आप सेल कर रहे हो तो एक्सचेंज का बाय रेट, एक्सचेंज का बाय रेट क्या होता है? छोटा रेट। और छोटा रेट कितना है? 1.2। ये देखिएगा कितनी अमाउंट बनती है? 5344,000,000। ये माइनस करोगे तो आपको क्या पड़ेगी? कॉस्ट जो है वो आपके पास आ जाएगी। नेट कॉस्ट कितनी बनी? रुपीज़ हाउ मच? 80852 80852 ये आपसे रिक्वायर किया गया। यही रिक्वायर किया गया। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ के देखें, फिर आंसर को देखें। क्या बात समझ आ रही है? कि आपने कैलिफोर्निया अमेरिका से रीफर्बिश लैपटॉप्स बाय किए कितने? 850 के। और आप एक फॉरवर्ड एग्रीमेंट बैंक के साथ कर लिया जो 3 मंथ्स का है, जो आपने 90 डेज़ बाद पेमेंट करनी है। और फॉरवर्ड एग्रीमेंट जो आपने किया है इस रेट पे किया। और रेट हमें बता रहा है कि डायरेक्ट कोट है, क्यों? उसमें फॉरेन करेंसी $1 रखा गया, बेस फॉरेन करेंसी है। दिस मीन ये केस कौन सा है? मल्टीप्लाई का केस है। क्या ख्याल है? और मल्टीप्लाई में आपने क्या करना है? पे करते वक्त पे मोर हाई रेट से मल्टीप्लाई करोगे। क्या ख्याल है? हाई रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? 158 के अकॉर्डिंग। लेकिन आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपको आगे से जो मिले लैपटॉप वो कितने के मिले? 60%। इसमें बाकी डॉलर तो आपने नहीं ना देने। तो क्या किया फिर आपने? बैंक के साथ ओवर हेज कर बैठे थे। तो इतना आपका जो है वो फॉरवर्ड एग्रीमेंट है। एक्चुअल बाइंग आपकी इतने की होनी है, इतना ओवर हेज था जो हमने लेके बैठे नहीं रहना। वो हम क्या करेंगे? बैंक से जब मिलेंगे तो उस वक्त के स्पॉट रेट पे बेच देंगे। उस वक्त का स्पॉट रेट हमारे फॉरवर्ड एग्रीमेंट से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इस केस में कम था। सर अगर कम है तो फिर हम ना सेल करें? हम बैठे रहें लेके, और जब ज़्यादा हो तो फिर नहीं लेके बैठे रहें और कम हो गया तो, क्योंकि अब कम हुआ तो और भी कम हो सकता है। क्या कहना है? तो रिस्क तो है, इसलिए उसको निकालो, दफा करो। क्या करना? आपने लेके बैठे क्यों रहना है? आपको ज़रूरत है, कब तक उसकी ज़रूरत है? 2 साल तक ना कोई चीज़ आए तो फिर लेके बैठे रहेंगे डॉलर? नहीं, बिज़नेस में लगाओ, बिज़नेस से पैसा कमाओ उसे। क्यों? थोड़ा सा डिफरेंस रेट की वजह से आप लेके बैठे रहो, नहीं, उसको बिज़नेस में लगाओ, किसी और चीज़ में लगाओ, कोई और चीज़ बाय करो, वो बिकेगी, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक हो गया? सो हमने क्या किया जी? पेमेंट हमने बैंक को फॉरवर्ड के अगेंस्ट इतनी की। हम बाकी जो सरप्लस डॉलर थे हमारे पास वो हमने बेचे इस रेट पे। तो इस ट्रांजैक्शन की जो टोटल कॉस्ट हमें पड़ी है वो कितनी पड़ी है? 852,000। क्या कहा? 852,000। चलिए आगे। आप ये मुझे बता सकते हो कि ये जो आपको $5,000-10,000 की आपने परचेज़ की है, ये किस रेट पे की है? आपको रेट क्या पड़ा है? दो फॉरवर्ड एग्रीमेंट तो आपका 158 का था ना, तो आपको एक्चुअल रेट पड़ा क्या है? तो क्या करेंगे? 80852,000 डिवाइड बाई कितने डॉलर? $5,000-10,000 तो आपके पास रेट आ जाएगा। मीन अफेक्टिवली रेट आपको पड़ा क्या इस नुकसान के बाद? कितना? 158.5। इतना आपको अफेक्टिव रेट पड़ा। क्यों? बैंक के साथ 158 था, लेकिन इधर से जो आपका नुकसान हुआ तो उसके बाद इस ट्रांजैक्शन का जो इफेक्टिव रेट आपको पड़ा इस कॉस्ट के अगेंस्ट वो कितना पड़ा? 158.5। क्या ख्याल है? यूँ भी पूछा जा सकता है एग्जामिनर पूछने को कि ना सिर्फ आप कॉस्ट निकालें इस ट्रांजैक्शन की, आप ये भी बताएं कि कंपनी को अफेक्टिव रेट क्या चार्ज हुआ, इतनी कॉस्ट थी अगेंस्ट हाउ मच डॉलर?
इतनी डॉलर, क्यों पेमेंट तो आपने इतनी की है ना। हाँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपका ज़्यादा था लेकिन पेमेंट तो आपने इतनी की है, इतने रुपीज़, तो रेट क्या पड़ा 158.5। क्या कह रहा है, निकाला जा सकता है। चले आगे, चलो जी आए कुछ बातें डिस्कस करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या फैक्टर्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं? क्या फैक्टर्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं? डॉलर ऊपर नीचे जा रहा है, क्यों भाई, क्यों? बैलेंस ऑफ पेमेंट का नाम सुना है इकोनॉमिक्स में? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस। क्या कह रहा है? बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होता है या फिर डेफिसिट होता है? सरप्लस होता है या फिर डेफिसिट होता है। सरप्लस कब होगा? जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी इंपोर्ट कम होंगी। डेफिसिट होगा जब एक्सपोर्ट कम होंगी इंपोर्ट ज़्यादा होंगी। इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है ना? या कुछ लोगों के लिए हराम हो गई थी इकोनॉमिक्स? ऐसे लोग तो नहीं है कोई, सब ने पढ़ी है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट जब सरप्लस में जाता है इसका मतलब क्या है? हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट कम है, हमने बाहर चीज़ें भेजी ज़्यादा है मंगवाई कम है, हमने बाहर से पैसे लेने ज़्यादा हैं देने कम है। क्या कह रहा? मीन डॉलर कम देने हैं रुपीस ज़्यादा लेने हैं। इन नेट बाहर से पैसे लेने हैं, बाहर वालों ने हमें देने हैं। कैसे? हमारी करेंसी बाय करके अपनी करेंसी सेल करके, इससे डॉलर नीचे जाएगा। ये बात समझ आती? इससे डॉलर नीचे जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा अगर डेफिसिट में है कब? जब एक्सपोर्ट कम इंपोर्ट ज्यादा है। इन हमने बाहर से चीजें मंगवाई ज्यादा भेजी कम है, तो नेट में हमने पैसे बाहर देने हैं। कैसे देने हैं? डॉलर बाय करके रुपी सेल करके, तो इससे डॉलर अप जाएगा। क्यों? उसकी डिमांड बनेगी। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक फैक्टर है जो क्या करता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करता है, आइदर पॉजिटिवली या नेगेटिवली। पाकिस्तान में डॉलर अप क्यों जा रहा है? क्योंकि हम इसके साथ चल रहे हैं। इंपोर्ट पर्सनल लेवल पे अपने देख लो, इंपोर्ट कहाँ पे बढ़ती चली जा रही है, रुक नहीं रही। एक्सपोर्ट आप क्या करते हो? कुछ भी नहीं। अपनी सोच के अलावा, अपने टाइम के अलावा। टाइम एक्सपोर्ट करते हो बाहर की चीज़ें देख के। इसके अलावा क्या फैक्टर्स हैं? इन्फ्लेशन एक फैक्टर है जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करता है। इन्फ्लेशन, व्हाट इज इन्फ्लेशन? राइज इन प्राइस लेवल। अगर आपके कंट्री में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, मीन आपकी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ रही हैं, इससे एक्सपोर्ट कम होंगी ज़्यादा होंगी? कम हो जाएंगी। आपकी प्रोडक्ट की प्राइसेस ज़्यादा हैं, बाहर उतना इन्फ्लेशन नहीं है, तो लोगों को बाहर की चीज़ें सस्ती नज़र आएंगी, तो क्या करेंगे? लोकल चीज़ों को यूज़ करेंगे या इम्पोर्टेड को? लोकल को या इम्पोर्टेड को? इम्पोर्टेड को। क्यों? आपके इन्फ्लेशन यहाँ पे है, बाहर नहीं है। बाहर वाली चीज़ उतनी की है जितनी की पहले थी, आपकी यहाँ वाली चीज़ बढ़ गई। अगर कोई प्राइस डिफरेंस था भी दोनों में, तो अब वो इक्वल हो गया, तो इक्वल होने की बेस पर आप लोकल को प्रेफर करोगे या इम्पोर्ट को प्रेफर करोगे? क्या ख्याल है? तो इन्फ्लेशन भी इफेक्ट करता है किसको? फॉरेन एक्सचेंज रेट को। जब आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा होता है ना, जब आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, तो इससे फॉरेन इन्वेस्टर यहां पे अट्रैक्ट भी होता है। इससे फॉरेन इन्वेस्टर यहां पे अट्रैक्ट भी होता है। क्यों? कि वो चीज मैंने वहां पे बनाई है, वहां पे बेचने की बजाय मैं यहां पे लाके बेचूंगा। क्यों? यहां पे प्राइसेस हाई है, इससे फॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्ट होगा। फॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्ट होगा तो उससे क्या होगा? वो जब आएगा यहाँ पे तो आपका रुपये बाय करेगा, डॉलर बेच के आएगा ना, तो
तो उस वक्त तो आपका रुपये ऊपर जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन ये जो इन्वेस्टर आया है ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, शॉर्ट पीरियड के लिए आपका रुपये आप जाएगा उसके आने से, लेकिन जब वो अपना पैसा यहाँ से निकाल के जाएगा, क्यों शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, तो फिर जितना रुपये ऊपर गया था उससे ज़्यादा नीचे चला जाएगा। कि उसने पैसा जो यहाँ से निकाल के जाना, जितना लाया था उतना नहीं, उसके साथ प्रॉफिट कमा के लेके जाना। क्या ख्याल है? इन्फ्लेशन एक फैक्टर है जो आपकी एक्सपोर्ट को कम करता है, इंपोर्ट को ज़्यादा भी करता है। हाँ, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करके उसको जब निकालता है इन्वेस्टर पैसा, तो सूरत में भी फॉरेन एक्सचेंज को अफेक्ट करता है। जब इन्वेस्टर आया तब आपका फॉरेन एक्सचेंज पॉजिटिव हुआ, लेकिन जब वो गया तो नेगेटिव हुआ। क्यों? वो आया किस लिए था? शॉर्ट पीरियड के लिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। इस तरह से वो कहता है जी एक और फैक्टर भी है जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करता है, और वो क्या है? इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट भी एक फैक्टर है जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करता है। कैसे? पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट हाई है दुनिया की निस्बत। अमेरिका के अंदर इस वक्त इंटरेस्ट रेट चल रहा है कोई 3-4%। कोरोना के दिनों में 0% भी चलता रहा है, बड़ा 1% हो गया, फिर 2% हो गया, आजकल भी 3-4% है। पाकिस्तान के अंदर नॉर्मल इंटरेस्ट रेट इस वक्त चल रहा है 13-14%। 13-14%। इससे क्या होगा? फॉरेन इन्वेस्टर पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा। कहाँ पे? बैंकों में। क्यों? इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है। जो वहाँ पे बैंकों में रखता था वो वहाँ पे नहीं, कहाँ पे रखेगा? पाकिस्तान के अंदर। क्यों? यहाँ से इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है। इनफैक्ट वहाँ से लोन लेके भी यहाँ पे इन्वेस्ट करे तो बीच में 10% का डिफरेंस है जिसे वो कमा सकता है। इससे क्या होगा? इनिशियली आपका पाक रुपये अप होगा, डॉलर नीचे जाएगा पैसा आने से। लेकिन ये इन्वेस्टर कौन है? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म। और जब पैसा लेके जाएगा तो जितना लेके आया था उतना ही, उससे ज़्यादा। क्यों? इंटरेस्ट भी साथ ये खींच के लेके जाएगा, तो उससे क्या होगा? आपका पाक रुपये डाउन हो जाएगा। तो इनिशियली इसने पाक रुपये को फॉरेन एक्सचेंज को बेहतर किया, लेकिन थोड़ी टाइम पीरियड के बाद जब उसने पैसा निकाला तो उसने जितना लाया था उतना नहीं, उसके साथ 10%, 13% और एक्स्ट्रा निकाल के लेके जाएगा। तो सूरत में क्या होगा? आपका रुपये डाउन, डॉलर अप होगा। तो ये इंटरेस्ट रेट भी एक फैक्टर है जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करता है। क्या ख्याल है? एक और फैक्टर भी है जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करता है। वो क्या हो सकता है? जो साक डार साहब यूज करते थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसके थ्रू बाहर के कंट्रीज फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज पे चलते हैं। क्या कहना है? मीन अगर आपके पास रिजर्व काफ़ी पड़े हैं तो उनको यूज़ करते हुए आप अपने फॉरेन एक्सचेंज को स्टेबल रख सकते हो। और अगर लाइक पाकिस्तान आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े ही नहीं तो फिर क्या मेंटेन कर सकते हो? नहीं, फिर डॉलर फुर्ती ही खाएगा। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज को अफेक्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट मेन फैक्टर है। इन्फ्लेशन बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू ही इफेक्ट करेगा। इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टर्स के थ्रू अफेक्ट करेगा। और फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है ये भी फॉरेन एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं। क्यों? आपके पास पड़े हैं तो आप रेट को मेंटेन कर सकते हो। जैसी डिमांड बनी, रिज़र्व से पैसा छोड़ दिया, मार्केट में सप्लाई दे दी। जैसे ही मार्केट में सप्लाई आई, बाय करके रिज़र्व में रख लिया ताकि मार्केट के अंदर डिमांड सप्लाई मेंटेन रहेगी। अगर रिज़र्व नहीं पड़े तो फिर डिमांड बनने से सप्लाई आपके पास तो कुछ है ही नहीं, तो फिर डिमांड क्या करेगी? रेट को ऊपर ले जाएगी। ये जो फॉरवर्ड एग्रीमेंट है बैंक में, सपोज आज रेट चल रहा था 182, बैंक ने हमें दे दिया 192। ये बैंक ने कैसे कैलकुलेशन करके 192 दे दिया? इसकी बेस पर और कैसे, कल हम ये देखेंगे कि ये स्पॉट रेट से फॉरवर्ड रेट कैसे बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ। आज होमवर्क क्या है? कुछ भी नहीं, जस्ट एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4-3। जिन्होंने नहीं किया था प्लीज़ आज जाके वो
दोबारा करना है।